तो आज की जो क्लास है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है नंबर क्लासिफिकेशन, कि हमने नंबर को क्या क्या बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे कैसे क्लासीफाई कर रखा है और नंबर की अलग अलग क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है। तो देखिए, जो भी नंबर्स होते हैं, जितने भी संख्या होती है नंबर्स, अगर हमें देखा जाए नंबर्स, हम उन्हें बेसिकली स्टार्टिंग के तौर पे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर्स बेसिकली स्टार्टिंग में दो टाइप पे डिवाइड हो सकते हैं। पहले ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स, फिर ऐसे नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते जिन्हें हम कहते हैं नॉन रियल नंबर्स, जिन्हें कई बार भूत संख्या है ना, हिंदी में इन्हें भूत संख्या कह के भी संबोधित किया जाता है। अगर एक नॉन रियल नंबर का एग्जांपल दूं, जैसे आयोटा होता है, जैसे हम आयोटा लिखते हैं जिसकी वैल्यू √-1 होती है। ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करते, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, जिन्हें हमें बनाया है, वो कहलाते हैं नॉन रियल नंबर्स। और ऐसे नंबर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। फर्दर अगर देखा जाए रियल नंबर्स को हम फिर से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, अगर मैं अभी इनका बस सिर्फ टाइप बता रहा हूं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है मैं आगे बताऊंगा। अगर मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊं तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जिन्हें हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फर्दर अगर हमें देखा जाए, अगर हम इसका और फर्दर सब डिवीजन करें तो रेशनल नंबर्स को हम फिर से तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे होल नंबर, जिन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, और एक होते हैं हमारे लास्ट में इंटीजर्स। सबसे पहले हम समझते हैं होल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो पूरे हो, होल हो, ठीक है, यहां पे 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे लेकर इंफिनिटी तक नंबर, ऐसे नंबर जो 0 से इंफिनिटी तक हो, इन्हें हम होल नंबर कहते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यहां से लेकर इंफिनिटी तक की जो संख्या होती है, अनंत तक की जो संख्या होती है, 1 से लेकर, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। वही क्वेश्चन आते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स की अगर हम बात करें, तो 0 1 2 3 और 0 से पहले भी -1 -2 -3 -1, ये जो सारी संख्या होती है जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर भी और जिसमें सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाए, वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। तो सबसे पहले आता है हमारे, देखिए फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमारे नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा, एक हो गए रियल नंबर, एक हो गए नॉन रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर असली संख्या है और नॉन रियल नंबर जिन्हें भूत संख्या या अनरियल नंबर भी कहा जाता है। फिर जो रियल नंबर थे हमने फिर से उन्हें दो कैटेगरी में बांटा, एक हो गए हमारे रैशनल नंबर, एक हो गए इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने बताया जिन्हें हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वो हो गई जिन्हें हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, और दूसरा वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। अच्छा, अभी इनको नॉन टर्मिनेटिंग या जो इरेशनल नंबर है इनमें मैं फिर से आपको डेप्थ में बताऊंगा। फिर अगर हम रेशनल नंबर को देखें, इनमें आते हैं होल नंबर, इनमें आते हैं हमारे नेचुरल नंबर और इंटीजर। होल नंबर जैसा कि मैंने बताया 0 से लेकर इंफिनिटी तक की संख्या है, और नेचुरल नंबर हमारी 1 से लेकर इंफिनिटी तक की संख्या है, और इंटीजर हमारे प्लस के भी पॉजिटिव नंबर भी सारे और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमें देखना है हमारी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर मैं आपको एक बहुत कॉमन इरेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल दूं, जिसे हम कहते हैं 22/7। चैट में लिखकर बताइए 22/7 को हम कहते क्या है। चैट में अगर कोई बता सकते तो बताइए, ये 22/7 को हम कहते क्या है। पाई, बिल्कुल सही। ये जो पाई है हमारी, वैसे तो देखिए p/q की फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन अगर जब हम इसे डेसिमल की फॉर्म में लेने आएंगे 3.1476 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ऐसी संख्या जो कभी अंत ना हो, नॉन टर्मिनेट हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं 10/3। 10/3 को जब आप डिवाइड करेंगे, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 3 1,
ठीक है, ये 3 ऐसे, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, 3, तो ये 3.3333 चलता चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम डिवाइड करते जाओ और जिनका कोई अंत ना हो, जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या कहलाती है हमारी इरेशनल नंबर। और एग्जांपल दो तो हमारा √2 हो गया, साथ साथ हम चल ही रहे, √2 हो गया, √5 हो गया, ऐसी संख्याएं भी जो रूट के अंदर आके भी, अगर हम √2 को देखें तो होता है 1.414 और चलता चलेगा, √2 का 2.235 और ये आगे चलता चलेगा। तो ये संख्या क्या अंत हो रही है, क्या इनका कोई एंड हो रहा है, यस या नो एक बार बताइए। क्या जब हम इन्हें एक्सप्रेस करें p/q की फॉर्म में, क्या इनका कोई एंड दिखेगा हमें, नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ऐसी संख्या हमारी कहलाती है इरेशनल नंबर। ये था हमारा कुछ नंबर का डिवीजन। आपको ऐसे कुछ लोग लेट ज्वाइन करें, ठीक है, कोई नहीं। एक बार किसी में अभी तक इसमें किसी को डाउट, अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम, एक बार थम्स अप कर दिए ताकि हम आगे के टॉपिक पे चल पाए। ठीक है, ठीक है, थम्स अप दिखा रहा हूं। कोई डाउट, कोई किसी को अगर अच्छा कोई क्वेश्चन भी तो एक बार वो चैट में लिख सकते हैं, मैं आंसर कर पाऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जहां से अच्छा सीटेट में से ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस टॉपिक से, न्यूमेरिकल्स का इसमें स्कोप नहीं दिखता हमें, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके लिए थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो हमने नंबर को अलग अलग ग्रुप्स या सेट्स, मैथ्स में ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेट्स में, जब हमने डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से सेट हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। जब हमने इतने सारे नंबर्स को इन अलग अलग सेट्स या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो हम ऐसी ग्रुपिंग को कहते हैं नंबर क्लासिफिकेशन या संख्या का वर्गीकरण। अच्छा, और मैं आपको बताना चाहूं, अगर मैं आपको एक ऑर्डर देना चाहूं, सबसे बड़ा सेट, आप अपने आप से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा सेट कौन सा होता होगा, सबसे बड़ा कि जिसमें सारी संख्या आ जाती होगी, सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है बताइए, सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, चैट में आप बता सकते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा ग्रुप या सबसे बड़ा ऐसा ग्रुप जिसमें लगभग सारी संख्या आ जाती है, बताइए कौन सा होता है। रेशनल तो नहीं मैम, रेशनल में इंटीजर आते हैं, रेशनल भी किसके अंडर आता है, क्वेश्चन ये रेशनल नंबर भी किसके अंडर आता है, रियल नंबर, बिल्कुल सही। जो सबसे बड़ा सेट होता है, देखिए सबसे बड़ा ग्रुप, अगर हम अम्ब्रेला बना रहे हैं, फिर से एक अम्ब्रेला बना रहे हैं हम, इस बार अम्ब्रेला हमारा क्या होगा, इस बार हमारा अम्ब्रेला होगा रियल नंबर, या जो पूर्ण संख्या असली संख्या होती है, इस बार हमारा अम्ब्रेला होगा रियल नंबर। फिर देखिए उसके अंदर, फिर उसके नीचे छोटा टर्म क्या आ जाती है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आ जाते हैं, जिसमें ये बाकी सारी 3 चीज आ जाएंगी, और इरेशनल नंबर ये रहा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पर सबसे बड़ा सेट, अगर आपको जानना है, आप कहीं नोट कर रहे हैं और आप पेपर में जो क्वेश्चन आता है पूछते हैं, सबसे लार्जेस्ट सेट कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेट वो यहां पे होता है हमारा रियल नंबर्स का। सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर्स का, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार पूछा भी जाता है सीटेट में कि सबसे लार्जेस्ट सेट कौन सा होता है, तो हमें याद रखना है लार्जेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट होता है हमारा रियल नंबर्स का। चलिए आगे चले, उसके बाद रियल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे दो, जैसे मैंने बताया रियल नंबर का 2 डिवीजन होते हैं, एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे कि मैंने बताया p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इन्हें p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से, इसीलिए इन्हें इररेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। और फिर देखते हैं अब हमारे इंटीजर्स। अच्छा, अगर मैं इनसे आपसे इन तीनों में से पूछूं, हमारे पे 3 ऑप्शन है, इंटीजर, होल नंबर और तीसरा सेट हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर। तो इन तीनों में से कंपैरेटिवली सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा, 1 2 3 आप मुझे बताइए, इन तीनों में से कंपैरेटिवली सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। चैट में बताइए 1 1 1। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 3 चीजें आ जाती है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, इसमें 0 भी आ जाता है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया। फिर इंटीजर के बाद कौन सा सेट आएगा मुझे बताइए, इंटीजर के बाद कौन से नंबर आएंगे, इंटीजर तो सबसे बड़ा हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। इंटीजर के बाद रियल नंबर, एक हमारे पास नेचुरल नंबर बचे, बिल्कुल सही। दूसरा होल नंबर, क्यों, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव नंबर भी आ गए और 0 भी आ गया, बिल्कुल ठीक। और अगर हम सबसे छोटा सेट देखें, इनमें सबसे छोटा सेट देखें, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही, थर्ड सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, ना ही 0 आता, ना ही कोई नेगेटिव नंबर आता। इसमें कितने क्या आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो ऐसे सेट, ठीक है, ये थे हमारे कुछ नंबर्स का वर्गीकरण। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए मैथ्स को पढ़ने का जो हमारा पैटर्न रहेगा, हम बीच बीच में एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में जब हमारे कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन, क्या एग्जांपल्स पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये मैचिंग दे रखी होगी, इन्हें क्लासिफाई करना है। ये आपकी स्क्रीन में नंबर है, सबसे पहले मुझे बताइए -7 क्या होगा। -7 को आप किस कैटेगरी में रख पाएंगे? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, पूछा जाए -7, एक बार देख लें तो -7 किस कैटेगरी में आएगा, मुझे बताइए चैट में। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर सिर्फ एक ही सेट में आते हैं, वो हो जाएगा हमारा इंटीजर। बिल्कुल सही। अच्छा, इंटीजर को कई बार जेड से भी डिनोट किया जाता है कई जगह, तो हम यहाँ पे इंटीजर लिख लेते हैं। अच्छा, जीरो मुझे बता दीजिए, जीरो किस किस ग्रुप में आएगा, कौन कौन से ग्रुप में जीरो आएगा? अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं जीरो कौन कौन से ग्रुप में आएगा, मैं बताऊं। एक तो ये हमारा होल नंबर में आ जाएगा, ये हमारा होल नंबर भी है, उसके साथ साथ ये पार्ट ऑफ इंटीजर भी है, दोनों पार्ट में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होल नंबर भी आता है, इंटीजर में भी आता है। फिर हम बात करें थ्री की, थ्री किस में आएगा? थ्री किस में आएगा? थ्री बता दीजिए साथ साथ। थ्री भी सेम होगा, क्योंकि थ्री भी इंटीजर का पार्ट है, पॉजिटिव नंबर भी है और ये क्या है, एक होल नंबर भी है। उसके साथ साथ एक सेट में और आएगा, बताइए, इंटीजर भी है, होल नंबर भी, और एक सेट और होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा और देखिए, बिल्कुल सही, नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर भी है, बिल्कुल सही आंसर करा आपने। एक थ्री की हमने बात करी, थ्री हमारा एक इंटीजर भी है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो उस कैटेगरी में फॉल करता है। होल नंबर भी है, क्योंकि जीरो के बाद आता है, और एक नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि वन के बाद आता है, आफ्टर वन आता है, इसलिए ये आफ्टर जीरो आता है, और सेम वही एक पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है हमारा 2.5। अब मुझे बताइए 2.5 को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? 2.5 को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो इसके लिए पहले पॉइंट डेसिमल हटाते हैं, अपॉन में 10 आ गया, ये हो जाएगा 25/10। इसे लिख सकता हूं मैं 5/2। तो क्या ये p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया मैंने? क्या ये p/q की फॉर्म है? जी हाँ, एक p/q की फॉर्म है। और जो भी नंबर p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? जरा चैट में बता दीजिए मुझे, जो भी नंबर p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां तक आपके कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल सही, रेशनल नंबर। लास्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट में उसने पूछे √9 को हम क्या कहेंगे? ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, बताइए √9 हमारा क्या होगा? √9 हमारा क्या कहलाएगा? अगर मैं बोलना चाहूं √9 क्या होगा? तीनों, बिल्कुल बिल्कुल। √9 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? √9 हमारे 3 के बराबर हो जाता है, और अंडर रूट ये थ्री हमारा होल नंबर भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, इंटीजर भी होता है, और उसके साथ साथ ये क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर भी होता है, बिल्कुल सही निधिमान। ये जो 3 है √9 का, अच्छा कई बार पेपर में जल्दी के चक्कर में आप कंफ्यूज रहेंगे, आपने देखा रूट का नंबर है, अंडर रूट का नंबर है, ये तो सीधा जैसे √3 हो गया हमारा, आपको लगा चल √3 है, वैसे ही √9 हो जाएगा, आप इसे पेपर में मार्क करिएंगे, क्या हो जाएगा? इरेशनल। अगर जल्दी में जो मिस्टेक होती है, आप इसको रूट देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, और रूट देखकर आप पता बोल देते कि अच्छा ये तो इरेशनल नंबर है, जो कि आपके आंसर को गलत कर देता। आपने बिल्कुल सही करा, आपने देखा √9 तो एक फुल नंबर होल नंबर 3 के बराबर होगा, और 3 हमारा होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, और सब कुछ होता है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन आता है, बताइए √16 है हमारे पास, √17 है, और √25 है, इन्हें क्लासिफाई करना है, एक जगह लिख लेते हैं, √16 है, √17 है, √25 है। सबसे पहले √16 बताइए, √16 क्या होगा हमारा? अंडर √16 क्या होगा इनमें से हमारा? तीनों, बिल्कुल। अंडर √16 हमारे किसके बराबर होता है? 4 के बराबर हो जाता है। ये भी 4 हमारा होल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर भी है, बिल्कुल सही कहा। अगला क्वेश्चन आता है मेरा आपसे, √17 को आप किस में कैटेगराइज करेंगे? अंडर √17 किस में आएगा हमारा? अंडर √17 हमारा इरेशनल नंबर होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप इसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपको आता हो तो चेक कर सकते हैं, 17.0000 ऐसा ले लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार चेक भी कर लेते हैं साथ साथ। 4 रखा 16, 1 आया 100, 4 8 का 8, 81 रखा 1 रखा 81 रखा 19 आया 42,
लगभग 6 पे जाएगा, 6 पे भी क्यों, 4 पे जाएगा। तो ऐसे तो ये चलता ही चला रहेगा, कोई अंत ही नहीं हो रहा इसका। और 4 to 4 को 4 से करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 16, 36, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, 96, एक सेकेंड, 96, 04, 204, और ये तो ऐसे चलता चला जाएगा। तो अगर इसे चाहे भी, अंडर रूट 17 को 4.14 ऐसे एक्सप्रेस करते चले जाएंगे, लेकिन कोई आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने कहा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं इसका अंत ही नहीं हो रहा। तो ऐसी संख्या है जो कहीं खत्म नहीं हो रही, किसी का अंत नहीं होता, ऐसी संख्या क्या हो जाती है हमारी, इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल सही आपने आंसर करा। वही क्वेश्चन आया था अंडर रूट 25। जल्दी जल्दी चैट में बताइए, खुद से बताइए अंडर रूट 25 क्या होगा, अंडर रूट 25 किस कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि अंडर रूट 25 5 के बराबर होता है। 5 हमारा रेशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और इंटीजर भी है। तो इसी वजह से अंडर रूट 5 हमारा तीनों कैटेगरी में फॉल करेगा। बिल्कुल सही आंसर। मुझे लगता है आपको अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको पूछ लेता हूं, कौन कौन सी टर्म्स हमें अभी तक समझ आ जानी चाहिए। हमें अभी तक ये पता चल जाना चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। थोड़ा साइड करते हैं, अभी तक हमें पता चल जाना चाहिए कुछ टॉपिक्स के बारे में अभी तक। अच्छा, हमें ये टॉपिक्स क्लियर हो जानी चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर। अभी तक मुझे लगता है आप सबको इन चीजों का आइडिया लग गया होगा। थोड़ा सा एक बार वो फाइनली एक बार टेबल और देख लेते हैं, ताकि लास्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चल सकते हैं। एक सेकेंड, अगले टॉपिक की तरफ चल सकते हैं। एक बार वो जरा सा वो देख ले। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक रियल नंबर, एक अनरियल नंबर जिन्हें मूल संख्या कहा गया। फिर रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर्स को हमने फर्दर तीन कैटेगरी में बांटा, एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर और एक इंटीजर। अभी तक अगर आपको इनमें से कोई किसी में डाउट नहीं तो अगले टॉपिक पे चल सकते हैं। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर हम अगले टॉपिक पर आप चलने के लिए तैयार है। एक बार थम्स अप कर दीजिए। थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए वैसे तैयारी है, एक बार एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इनमें से मुझे बताइए कौन सी संख्या, आंसर छुपा दूं मैं आपके लिए, एग्जाम्पल है, आंसर छुपा देती है, आंसर छुपा देते। चलिए मुझे बताइए इनमें से कौन सी संख्या पूछा है, इनमें से कौन सी संख्या इर्रेशनल है, इनमें से कौन सी संख्या इर्रेशनल है। इर्रेशनल पूछा गया, बताइए इर्रेशनल कौन सी संख्या अपरिमेय है, छुपा दे आंसर। इनमें से कौन सी संख्या इर्रेशनल है, बताइए। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम एक बार सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, जो 0.5 है, 0.5 5/10 लिख सकता हूं, 1/2 हो जाएगा। ये तो टर्मिनेटिंग भी हो गया और p/q की फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो गया, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर है। और जो हमारा 22/7 है, ये तो p/q की फॉर्म में लिखा ही है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, p/q की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये रेशनल नंबर है। √49 7 के बराबर होता है। फिर आप कहेंगे 7 तो हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। तो इसी वजह से जो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही, आप देखकर सीधा भी बता सकते हैं, हो जाएगा पाई, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 3.1467 ऐसे चलती चली जाएगी। इसी वजह से ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही आप इसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते। इसीलिए इस टर्म को हमने बोला ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। मुझे एक चीज और बताइए, लास्ट एक जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ जीरो। दो तीन क्वेश्चन आते हैं इससे। कंसेप्ट ऑफ जीरो, शून्य का सिद्धांत। सबसे पहले मुझे बताइए कि जीरो की इन्वेंशन कहां हुई थी। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है मैथ्स में कि जीरो की इन्वेंशन कहां हुई थी। एक बार मुझे इतना बता दीजिए, जीरो की इन्वेंशन कहां हुई थी, अगर आपको पता है, या किसने करी थी, अगर वो पता है वो भी बता दीजिए। जीरो की इन्वेंशन करी थी, हम मान के चलते हैं लगभग 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी ईडी के आसपास, गुप्ता एम्पायर जब तक, गुप्ता पीरियड जब चल रहा था, गुप्ता पीरियड के अंदर जीरो की इन्वेंशन हुई थी, हम मानते हैं। और वही
जो अवंती जो राज्य है उज्जैन के आसपास, वहीं उसी क्षेत्र में कहीं जीरो की इन्वेंशन करी गई थी, उज्जैन रीजन में कहीं, जहां गुप्त एम्पायर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले मुझे बताइए जीरो किन किन ग्रुप्स में, किन किन सेट में आता है, कौन कौन से सेट ऐसे जहां पे जीरो देखने को मिलेगा? क्या मुझे बताइए होल नंबर्स में देखने को मिलेगा? जी हाँ, होल नंबर्स में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही। और बिल्कुल एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो कंसेप्ट ऑफ जीरो है, कंसेप्ट ऑफ जीरो दिया था आर्यभट्ट ने, दिया था लगभग 5th सेंचुरी एडी में, जब गुप्त एम्पायर का राज था, वहां पे जीरो की इन्वेंशन करी गई। और मानते हैं कि वहां पे जो अवंतिका उज्जैन है, वहां पे एक मंदिर है, वहां पे एक टाइल थी, एक पत्थर था, वहां पे जीरो लिखा गया था। वहीं से फिर उसके जो जीरो का कंसेप्ट था और अरब देशों में गया, क्योंकि तब ट्रेड और नॉलेज का ट्रांसफर हुआ था, तो वहां से अरब देशों में गया और अरब देशों से पूरे यूरोप में चला गया कंसेप्ट। तो जीरो की इन्वेंशन उज्जैन जो रीजन है, उज्जैन रीजन 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट द्वारा उज्जैन रीजन में करी गई। और कौन से एम्पायर था, कई बार पूछे जाते हैं, तो गुप्ता पीरियड जब चल रहा था, कई बार ईवीएस में भी आता है क्वेश्चन कि गुप्ता पीरियड के, या बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, गुप्ता पीरियड के अंदर जीरो की इन्वेंशन करी गई। फिर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि किस किस सेट में या किस किस ग्रुप में जीरो आता है? तो आपने बताया एक तो होल नंबर में आता है। मुझे बताइए क्या ये जीरो नेचुरल नंबर में आता है? नेचुरल नंबर यस या नो बता दीजिए, यस या नो? नहीं नहीं, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक, वहीं होल नंबर्स हमारे 0 से इंफिनिटी तक स्टार्ट होते हैं। तीसरा, क्या ये इंटीजर्स का हिस्सा है? इंटीजर्स का हिस्सा है, बिल्कुल। तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी आते हैं इंटीजर में, जीरो भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, इसीलिए इंटीजर का भी हिस्सा माना गया है। तो मेरा जो कंसेप्ट था, आपको ये जीरो की जो टर्म है, इसीलिए याद रखनी है, 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है। पहला तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आता, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये नेचुरल नंबर में कभी नहीं आएगा। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये होल नंबर पूर्ण संख्याओं का तो भाग है, लेकिन प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता। उसके अलावा जो इंटीजर्स है, जीरो इंटीजर्स का भी हिस्सा होता है। हमें बस इतना याद रखना है सीटेट के पर्सपेक्टिव से, जीरो के लिए, जीरो से बहुत बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जीरो एक ऐसी फिगर है कि जिसका इन्वेंशन अगर देखा जाए, जीरो की डिस्कवरी इन्वेंशन दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, जीरो को इन्वेंशन बहुत लेट हुआ, तो इसीलिए रिपीटेटिवली सीटेट या जो सीबीएसई है वो जीरो पे बहुत बार क्वेश्चन पूछती है, और काफी कंफ्यूज रहते हैं लोग, कई टीचर्स भी होंगे जिनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो इसीलिए। चलिए आगे चले, अगले थ्योरी पे चले, अगले कंसेप्ट पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। एक बार थम्स अप कर दीजिए, आगे चल सकते हैं। अभी तक कोई डाउट है एक बार चैट में पूछ लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिना झिझक के, बिना किसी चीज के चैट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते। अगला कंसेप्ट है हमारा नंबर थ्योरी, जिसे हम कहते हैं संख्या सिद्धांत। यहां पर हम अलग अलग टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर्स को अगर मैं एक और बार फर्दर डिवाइड करूं, ठीक है, इस बार कुछ प्रॉपर्टीज होगी, वहां पे तो हमने ग्रुपिंग करी थी, सेट्स करा था, यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे नंबर को बांट देते हैं। ऐसे नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, पहला देखते हैं डिविजिबिलिटी। ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य संख्या। और ऐसे नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाते उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है। फिर अगर हम फर्दर अगर हम देखें तो प्राइम नंबर्स को भी अलग अलग टाइप के प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। क्या आप को प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं? को प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं, हाँ या ना? एक बार यस या नो लिख दीजिए चैट पे ताकि मैं देख सकूं। को प्राइम नंबर्स का अगर आपको आइडिया है, ठीक है, मैम को आइडिया है। को प्राइम नंबर्स में अगर आपको बताऊं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1, ऐसे नंबर वैसे तो जो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा और समझाते हैं, पहले प्राइम नंबर और समझा देता हूं, एग्जांपल देते हैं। कॉम्पोजिट नंबर जैसे सारे एक, अगर मैं आपको, अच्छा मैं बताना चाहूँ, जितने भी इवन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होंगे। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, हमें याद रखना है, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। हमें इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, तो इन्हें कॉम्पोजिट बनाते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बता दीजिए बस मुझे। ऐसी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, मुझे बताइए। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? अगर आप चैट में लिखना चाहे, मैं देख रहा हूं। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं?
सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है मैम हमारी 1। 1 क्योंकि खुद के टेबल में आते हैं, 1 को आप खुद से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 होती है। वही वही की आपका आंसर था सबसे छोटा प्राइम नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर मैं आपसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछता तो इसका आंसर आपका हो जाता 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। बिल्कुल सही नाम, बिल्कुल सही। प्राइम नंबर के और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं क्योंकि ये किसी टेबल में नहीं आते। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में है, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये सारे नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, इसीलिए हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसी से हम चलते हैं। अगला जो मिलती जुलती टर्म है, प्राइम नंबर से जो मिलती जुलती टर्म थी, जो मैंने आपसे पूछा था, वो थी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं, एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं आपको लिख देता हूं 5 और 11, ठीक है, 5 और 11, तो ऐसे नंबर अगर मैं देखा जाए इनका एचसीएफ 5 और 11 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा? इनका एचसीएफ होगा 1। ये नंबर 1 के अलावा और किसी के टेबल में कॉमन नहीं मिलेंगे। मतलब ये भी आपको 1, बस एक ही टेबल जिसमें कॉमन मिलेंगे वो होगा 1 का टेबल। 1 के अलावा अगर मैं अभी आगे हम पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है, अभी अगर मैं आपको बस इंट्रो के लिए बताऊं तो ऐसे नंबर जो जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूं 13 और 19, ये क्या, ये दो नंबर किसी टेबल में आते हैं एक साथ? नहीं, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं एक साथ। और एग्जांपल देना चाहूं, अच्छा जरूरी नहीं जो को प्राइम नंबर हो, मैं आपको एक चीज और रिपीट कर दूं, जरूरी नहीं को प्राइम नंबर जो हो वो प्राइम, उसका प्राइम होना जरूरी है। 25 और मैं ले लेता हूं 27, क्या ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है? पहले यस या नो बताइए, क्या 25 और 27 दोनों प्राइम नंबर है? यस या नो बता दीजिए बस मुझे। क्या 25 27 दोनों भाज्य संख्या? नहीं, ये दोनों भाज्य संख्या, बिल्कुल सही, ये दोनों भाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 5 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल ठीक। क्या लेकिन क्या ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं? यस या नो, क्या ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं? क्या 25 और 27 एक टेबल में आते हैं? नहीं, इनका जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, इसलिए जिनका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर ना भी हो लेकिन जिनका एचसीएफ 1 हो जाता है, ऐसे नंबर हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। मेरी बात दोबारा रिपीट करता हूं, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हो भी ना लेकिन जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उन नंबर को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। एक एग्जांपल अगर आप चैट में खुद से लिखना चाहे तो मैं देख रहा हूं क्या आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो एक बार एक एग्जांपल खुद से चैट में लिख दीजिए जो आपकी नजरों में को प्राइम नंबर हो। कोई भी नंबर चलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लिख दीजिए, जल्दी लिखिए, मैं देख रहा हूं चैट। कोई से भी दो को प्राइम नंबर, कोई भी जो नंबर आपको लगता है को प्राइम हो। अच्छा मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया बिल्कुल 13 और 11, बिल्कुल सही, 13 और 11 लिखा। और लिख सकते हैं 11 और 15 हो गया। ये देखिए 11 भी और 15 दोनों सिर्फ का एचसीएफ 1 माना जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब आपको एक बार मुझे बताइए को प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं? 15 और 17 बिल्कुल सही मैम। कोई को प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं? ठीक है। अब देखिए को प्राइम जहां कंफ्यूजन होती है मैं आपको बताता हूं। को प्राइम नंबर से मिलती जुलती, मतलब यही इसी टॉपिक में एक टर्म हमें पढ़नी है, वो होती है हमारी ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर बिल्कुल आसान से आपको बताना चाहूं, ऐसे नंबर, ऐसे ये प्राइम होने चाहिए, ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए 3 और 5, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 11 13, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। इन नंबर्स को, जो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में, ठीक है, इनका प्राइम नंबर होना जरूरी है, को प्राइम नंबर की तरह नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर प्राइम हो ना हो उनसे फर्क नहीं पड़ता, बस उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए हम बोलते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर भी है और जिनका डिफरेंस 2 भी है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। एक एक एग्जांपल अगर आप बताना चाहें, 5 और 7 बिल्कुल सही, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का, बिल्कुल सही।
एक और एग्जांपल अगर आप साथ साथ दिखना चाहे, मैं चैट देख रहा हूं, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ चले। एक बार और बता दीजिए, एक एग्जांपल और बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सुनना चाहता था, 17 और 19। और अगर आप कोई और बड़ा नंबर आपको कोई याद हो तो बताना चाहे तो मैं वो भी देखता हूं, कोई बड़ा नंबर अगर आपके पास हो, कोई अगर आपको कोई एग्जांपल देना हो तो मैं देख रहा हूं, वरना आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड वेट कीजिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11, ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर कैसे हो गए, जो किसी टेबल में आते हो तो सारे इवन नंबर ऑटोमेटिकली, सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर का पार्ट बन जाते हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, जो वन होता है हमारा, वन वन नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट होता है। क्यों? ये ना तो प्राइम नंबर के उसमें फॉल करता, ना होल नंबर में, ना कॉम्पोजिट नंबर में फॉल करता है। क्यों? क्योंकि अच्छा मुझे बताइए, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन का स्क्वायर कितना होता है, ये भी वन होता है। अंडर रूट वन, ये भी वन होता है। वन का क्यूब भी वन होता है, बिल्कुल। वन को आप कैसे भी देखें, वन को आप अगर आप किसी भी डायरेक्शन से देखें, वन को आप चाहे उसका स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, तो वन खुद के टेबल में आता है, ठीक है। अगर देखा जाए जो नंबर वन है हमारा, यूनिट वन या जो भी नंबर वन करते हैं, तो वो खुद के टेबल में आता है, तो हम उसे इन दोनों सेट से अलग कर देते हैं। ना तो वो प्राइम नंबर्स में आता, ना वो कॉम्पोजिट नंबर में आता, दोनों से अलग कर देते हैं उसे। तो जो पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर मैं आपकी बात करूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2, जैसा आपने कहा था। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, जैसे मेरा डाउट था पहले, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है हमारा 4। 4 से हम अपने कॉम्पोजिट नंबर को स्टार्ट करते हैं। कई बार इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि हम प्राइम को कई बार ना तो हम प्राइम नंबर्स में इंक्लूड करते, ना तो हम कॉम्पोजिट नंबर में इंक्लूड करते। तो मैं यहां पे अगर लिखना चाहूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक बार बता दीजिए दोबारा से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी, अभी अभी हमने डिस्कस करें, बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया हमारा 2। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर ही बता दीजिए अभी, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। 1 को तो हमने इन दोनों ग्रुप से अलग कर दिया, 2 और 3 क्या हो गए हमारे, प्राइम नंबर हो गए। इस वजह से क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 4। बिल्कुल सही, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा हमारा 4। 1 को मैंने बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 को हम इसलिए दोनों सेट्स में इंक्लूड नहीं करते, ना तो हम उसे प्राइम नंबर में रखते, ना तो हम उसे कॉम्पोजिट नंबर में रखते, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जी 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का क्यूब भी 1 है, और अगर मैं आपको बताऊं, 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का क्यूब भी 1 है, और 1 अपने टेबल में आता है। तो हम तो मान के चल रहे थे प्राइम नंबर तो वो होते जो अपनी टेबल में आए बस, लेकिन 1 की अगर हम बात करें, 1 जो नंबर है हमारा, वो तो अलग अलग जगह आते, तो इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से। अच्छा, क्या बताइए, पहला क्वेश्चन है क्या 91, 91 हमारा प्राइम नंबर है। 91 को आप प्राइम नंबर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, यस या नो। 91 91 जो हमारी संख्या है वो प्राइम नंबर है नहीं है, यस। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं, जो नंबर देखने में प्राइम लगता है वो जरूरी हो, क्या ये 13 सेवंजा पे आता ही नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल 13 सेवंजा पे आता ही नहीं आता, तो देखने में लग रहा है, लेकिन असलियत में क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, 13 सेवंजा। बिल्कुल बिल्कुल, कि देखने में लगता है कि अच्छा, कई बार मेरे को भी लगता है देखने में, आप मुझे बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं, अगर 63 अगर मैं साथ साथ पूछो, बताइए देखने में तो भी लग रहा है 63 ये प्राइम नंबर होगा, क्या ये है प्राइम नंबर, नहीं, ये भी 6, बिल्कुल 9 7 जा। और एक और जो मुझे सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, सबसे कंफ्यूजिंग जो नंबर लगता है, बताइए देखने में ये भी प्राइम लगेगा आपको, एक और कॉमन बताता हूं, 51, 51 बताइए क्या ये प्राइम नंबर है नहीं है, 51, 1 थोड़ा सही कर लिया, कंफ्यूज ना हो, 51, 51 प्राइम नंबर है नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, 17 ही जाते हैं। और देखने में एक अच्छा, एक लास्ट और 153 देखने में ये भी एक प्राइम नंबर लगता है, क्या कहां पर आता है, कोई बता पाएगा, 153 देखने में ये भी एक प्राइम नंबर लगता है, कई बार इसे देख के लगता है ये प्राइम नंबर है, कई बार देखकर हम गैस कर लेते हैं, देखकर गैस नहीं करना हमें,
थोड़ा आगे देखते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है क्या, अच्छा मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, यही देख लेते हैं। मुझे बताइए 8 और 15 क्या को प्राइम नंबर है? को प्राइम, ठीक है, 8 और 15 क्या को प्राइम नंबर है या नहीं है? यस या नो, वाई या एन में आप मुझे आंसर कर सकते हैं। क्या 8 और 15 को प्राइम नंबर है? नहीं मैम, देखिए दोबारा, पहले हमें को प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखनी है। ये को प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, मतलब ये कोई कॉमन फैक्टर ना शेयर करे, इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो 8 और 15 क्या किसी एक टेबल में आते हैं? जी नहीं, इसी वजह से ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है, यहां ध्यान से देखिएगा। फिर चलिए दोबारा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो गलत करे तो एक और बार पूछ लेता हूं। 13 और लिख लेते हैं 18, 13 और 18 क्या ये को प्राइम नंबर है? 13 और 18 क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं, ये है 13 और 18 को प्राइम नंबर है। जी हाँ, ये है इनका एचसीएफ क्या। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये किसी टेबल में आते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है, काम ये देखना है सबसे पहले को प्राइम। को प्राइम अगर कहीं आपको दिख जाए, को प्राइम का जो कंसेप्ट दिख जाए, सबसे पहले आपको देखना है क्या ये किसी कॉमन टेबल में आते हैं, टेबल में आते हैं। तो 13 और 18 तो एक ही टेबल में आते ही नहीं कभी, कि 1 के अलावा, 1 को अवॉइड कर दिए, 1 के अलावा किसी कॉमन टेबल में आते हैं तो नहीं आते, तो इसलिए दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। एक और पूछ लेता हूं, चलिए मैं आपसे, अगर आप पूछ रहे 51 और 63, मुझे बताइए 51 और 63 क्या ये को प्राइम नंबर है? यस या नो बताइए, यस या नो में बताइए कि 51 और 63 क्या ये को प्राइम नंबर है हमारी? नहीं नहीं, क्योंकि ये देखिए, ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है। अगर हम देखा जाए 21 3 जा ये होता है, 17 3 जा ये होता है, तो देखिए इनका कॉमन फैक्टर मिल गया ना भाई 3, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 मिल गया, तो इसी वजह से को प्राइम नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है अब आपको इस कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई हो, कोई इश्यू नहीं होगा, कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई हो तो ठीक है, आगे चले, आगे चले। अगले नंबर को देखिए, अगला ग्रुप क्या होता है, चलिए यहां देखते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस आगे करते हैं, थोड़ा सा कवर कर ले, फिर आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फिर इसके बाद ये टॉपिक से खत्म करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। एक बार एलसीएम और एचसीएफ समझ लीजिए। सबसे पहले एलसीएम समझते हैं, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। एलसीएम अगर हम देख लेते होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हो जाता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर मैं आपको सीधा सीधा एक लाइन में एग्जांपल देना चाहूँ, एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास कुछ नंबर थे 2 3 5, मान लेते हैं हमारे पे 3 नंबर है, तो अगर इनका पूछे जाए इनका एलसीएम क्या होता है, तो वो पूछना चाहते हैं, एग्जामिनर पूछना चाहते हैं इनके एलसीएम से कि ऐसे कौन सा नंबर होगा, ऐसे सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा जो ये तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। एलसीएम का मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जो जितने भी नंबर जिनका एलसीएम पूछा जाए उनसे डिवाइड हुए। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे बनाते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा 2 3 5, और इनका फिर प्राइम नंबर लिखकर 2, ये है हमारा 2 का 2 लिखा, 1 आ गया, 3 लिखा यहाँ पे तो 1 आ गया, और यहाँ 5 था, सॉरी 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखा तो 1 और 1 आ गया, 5 था तो 5 लिखा, 1 और 1 आ गया। फिर हम देखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो 30 जो नंबर है, 30 है स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा एलसीएम हमारे से बेसिकली पूछना चाहते हैं, जब कोई टीचर या कोई क्वेश्चनर एग्जामिनर एलसीएम का कंसेप्ट पूछना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ये हो गया हमारा एलसीएम का कंसेप्ट। इसमें कोई इशू, एक बार थम्स अप कर दीजिए। अगर इसमें कोई इशू नहीं, एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं एचसीएफ समझा पाऊं। ठीक है, ठीक है, एलसीएम समझ आ गया। एचसीएफ जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एग्जांपल मान लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको, जैसे अभी पीछे पूछा था मैंने आपसे कि 1 मान लेते, 51 दे दिया, 63 दे दिया, ऐसा कौन सा नंबर है वो पूछ रहा है। इनके अगर हम फैक्टर्स देखें तो उनमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा। हमने 51 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन में उम्मीद कर रहा हूं आप जानते होंगे
प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखते हैं और फिर हम सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 63 लिखा, 3 लिखा 21, 3 लिखा 7, 7 लिखा 1। और अगर हम 51 के फैक्टर लिखते हैं ऐसे 17 इंटू 3, 63 के फैक्टर लिखे हमने 3 इंटू 3 इंटू 7। हम जो इनमें से कॉमन फैक्टर है उन्हें निकाल लेते हैं और इसका HCF हो जाता है 3। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आपको बस इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है और इनका डेफिनेशन समझ आ जाए, क्योंकि सीटेट में ज्यादातर न्यूमेरिकल से ज्यादा इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है कि एक वही कि अगर आपको पूछा है कि ऐसा नंबर जो इन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, एक सबसे बड़ा डिविजिबल, ठीक है, एक सबसे छोटा डिविजिबल नंबर पूछा जाए तो आप एलसीएम निकालेंगे, कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आप एलसीएम निकालेंगे। और अगर आपसे उल्टा पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर बताइए कि सॉरी भाई एक ऐसा नंबर बताइए जो 60, 70 और 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर बताइए कि 60, 70, 30 को पूरा डिवाइड कर दे, तो आप एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे? को पूरा डिवाइड कर दे, 60, 70, 30 को पूरा डिवाइड कर दे, बस मुझे इतना बताइए। आप एलसीएम की तरफ जाएंगे, एचसीएफ की तरफ जाएंगे? एचसीएफ की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल सही। कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 60, 70, 30 को कौन सा नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, सबसे बड़ा नंबर कॉमन, तो आप एचसीएफ की तरफ जाएंगे। वही अगर आपसे उसका उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 60, 70, 30 पूरा डिवाइड कर दे, कि जिस नंबर को 60, 70, 30 पूरा डिवाइड कर दे, तो आप किसकी तरफ जाएंगे बताइए? तो आप किसकी तरफ जाएंगे? तो आप किसकी तरफ जाएंगे? एलसीएम की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सही। तब आप एलसीएम की तरफ जाएंगे। बस आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं और आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला बता दूं और आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है, कोई इशू नहीं, आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, मान लेते आपके दो नंबर थे, एक को एक्स मान लेते, एक को वाई मान लेते, इनका जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये फॉर्मूला कई बार आपको यूज करने को मिलता है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। बस ये फॉर्मूला जान लीजिए, कई बार रियली क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कि जो नंबर्स को प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम, नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। बस हमें इतना जानना चाहिए, ये नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवा दूंगा, बता दूंगा। आगे चल सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले 24 और 36 का एलसीएम बताने को पूछा है। मुझे बता दीजिए 24, 36 का एलसीएम क्या होगा, बस मुझे इतना बता दीजिए। आपको मैं टाइम देता हूं, अभी मान लेते हैं टाइमर यहां लिख देते हैं, 30 सेकंड बहुत रहेंगे, 30 सेकंड्स का टाइम दे देते हैं आपको। चलिए 30 भी क्यों, 20 का टाइम देते हैं, सिर्फ एलसीएम निकालना है, ठीक है? 20 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं। मुझे बताइए कि 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। आपके पास पेन पेपर है, उसका यूज करिए प्लीज आसपास, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मैं देख, चलिए मैं भी साथ साथ कर देता हूं। हमने यहाँ पे एलसीएम निकालना है, यहाँ लिखा 24, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यहाँ लिखा 36, 2 लिखा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, 3 लिखा, ये हो जाएगा 4, ये 6, फिर 2 लिखा, ये हो जाएगा 2, ये 3। फिर लास्ट में अगर प्राइम नंबर आ जाए तो तुमने एज इट इज मान लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2, लास्ट में प्राइम नंबर है तो फिर यहाँ पे 2 लिख लिया, ये भी प्राइम नंबर है 3, यहाँ पे 3 लिख लिया। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा और 36 2 जा 72, 6 इंटू 6 इंटू 2, हमारा आंसर आ जाएगा 72। बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने आंसर करा। इनका एलसीएम हो जाएगा 72 के बाद। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप हम कर ही रहे, साथ ही साथ जरा मुझे इनका एचसीएफ भी निकाल के दिखा दीजिए। इनका एचसीएफ क्या होगा, अगर हम डिस्कस कर ही रहे तो इनका एचसीएफ भी बता दीजिए। 20 सेकंड्स का टाइम मैं आपको यहाँ पे भी देता हूँ, 20 सेकंड्स का टाइम, इनका एचसीएफ बता दीजिए बस मुझे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही। यहाँ पे लिखा हमने 24, 24 को 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, 36 लिखा, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 3 लिखा 12, 3 लिखा 4, 2 लिखा 2, 2 लिखा 1, ठीक है। अब जरा फिर हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, इनके फैक्टर्स को ऐसे लिख लेते हैं। 24 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। फिर हम कॉमन फैक्टर को सर्कल कर लेते हैं, जैसे इसका कॉमन, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो एक 3 बाहर कर लिया।
इसमें भी एक 2 आ रहा है, इसमें भी एक 2 आ रहा है, एक 2 बाहर कर लिया, फिर एक 2 इसमें आ रहा है और एक 2 इसमें आ रहा है, बाहर कर लिया। 3 2 जा 6 2 जा 12। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर करा। इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने बताया 12। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल सकते हैं, कोई डाउट कोई इशू तो नहीं। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट ना हो, और एक बार रिपीट करने तो वो भी चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। रिपीट करना है तो बता दीजिए, नहीं आगे चले। पूछ रहा है HCF ऑफ, अच्छा ये करते हैं 60 और 90 का HCF बताना है आपको, ठीक है। मैं लिख देता हूं HCF ऑफ 60 एंड 90। चलिए बताइए HCF ऑफ 60 और 90 क्या होगा। 60 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्या करेंगे, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 90 बने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा 30, 2 लिखा 15, 5 लिखा 3 लिखा 1, 2 लिखा 45, 5 लिखा 9, 3 लिखा 3 लिखा 1। फिर हम लिखते हैं वही फैक्टर्स नोट करेंगे, 60 ये 90, बताइए 2 इंटू 5 इंटू 90 के ऊपर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन फैक्टर निकाले थे, 5 है, 3 है और एक 2 है। 5 इंटू 3 इंटू 2 इसके बराबर हो जाएगा हमारा 30 के बराबर। 30 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल मेरे साथ साथ सही आंसर निकाला। इसका आंसर बिल्कुल क्या आ जाएगा 30। ये हो गया इसका एलसीएम। अच्छा सॉरी HCF। अगर आपसे इनका, चलिए अगले क्वेश्चन में एक एलसीएम निकलवाते हैं किसकी, ये बिल्कुल सही, इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, इसका आंसर आ जाएगा 30। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 30, यानी 30 सबसे बड़ा नंबर वो है जो इसको भी डिवाइड पूरा करेगा और इसको भी पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन थोड़ा समझना, कंसेप्ट थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है इसमें, और क्योंकि आगे मैं दिखाऊंगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी पूछे गए इसमें। और अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए, 12 15 18 का एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है हमें 12 15 18 का। चलिए 12 15 18 का एलसीएम बताना है, ट्राई करिए। एक ऐसे बनाइए, यहां लिखिए 12 15 18 करके दिखाइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत सही। 2 रखा यहाँ पे, 6 15 9 आ जाएगा, 3 रखा 2 5 3 आ जाएगा। फिर ये सारे प्राइम नंबर है ही, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 2 जा 30, सॉरी 5 3 जा 15 2 जा 30, 30 3 जा 90, 90 2 जा 180, 90 टू 180 बिल्कुल सही। इसका एलसीएम आपने बिल्कुल सही निकाला, मैं बहुत जल्दी निकाला, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बिल्कुल सही, आप लोग सही आंसर करें 180, बिल्कुल ठीक। चलिए यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट अगर हमारे पास ओवर टाइम बच रहा है तो नहीं, क्या नहीं, चलिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए मुझे बताइए सेम थोड़ा सा और, चलिए क्वेश्चन ही निकाल देता हूँ मैं, तो PYQ पूछे गए। एक सेकंड में टाइम दीजिएगा। ऐसे लेकर आएंगे नए नए मैथ्स के कंसेप्ट सीटेट से रिलेटेड, और ऐसे कंसेप्ट और क्लासेस के लिए जुड़े रहे हमारे पेज मिशन सीटेट क्लासेस से। तब तक के लिए याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर तो सीटेट नहीं।